चलिए देखिएगा, इस चैप्टर का अगला हेडिंग और लास्ट पढ़ते हैं, चैप्टर ये भी समाप्त हो जाएगा। शांत रहिए। हेडिंग लिखते हैं, एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा, ये चालक गोलीय कोश है। गोलीय कोश यानी कि ये फुटबॉल की तरह खोखला गोला है, लेकिन चालक है कि अचालक है, तो हेडिंग लिखा गया है चालक है, और हमें उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ एक हम चालक गोलीय कोश बनाते हैं। गोल बना है, ठीक, काम चल जाएगा। ये चालक गोली कोश है, इसका सेंटर है O, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और ये एक समान धन आवेश से आवेशित है। आपको पता है चालकों को दिया गया समस्त धन आवेश उसके बाहरी सतह पर वितरित होता है, यही बताया गया है ना। अगर ये अचालक रहता तब इसको दिया गया आवेश इसके अंदर भरता है, लेकिन ये चालक है तो चालकों को दिया गया आवेश उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। मैं मान के चलता हूं कि जो भी इसको आवेश दिए हैं Q है, यहाँ Q ले सकते हैं, ठीक ना। वजह क्या है कि इसकी त्रिज्या फिक्स है तो इसका आकार फिक्स है, अनंत आकार का ये गोला नहीं है। अगर ये अनंत आकार का होता तब हम आवेश Q दे पाते नहीं, तब हम आवेश घनत्व से काम चलाते, लेकिन यहाँ फिक्स गोला है, इसकी त्रिज्या फिक्स है, यानी कि इसका आकार निश्चित है और नियमित है, ठीक ना। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका एक परिमित मान होगा, और परिमित नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, तब इस पर हम प्लस Q आवेश दे सकते हैं। एक बात तो हम 3 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस चालक गोलीय कोश के कारण 3 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक चालक गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर निकालेंगे, और दूसरा का नंबर इसके सतह पर निकालेंगे, और तीसरा का नंबर इस गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर किसी बिंदु पर निकालते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूं कि यहाँ कोई पॉइंट है P, और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस चालक गोलीय कोश के कारण। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से होकर गुजरने वाला, बोर्ड पर देखने के लिए हम बोले हैं, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, यहाँ पॉइंट P से गुजरने वाला एक गोलीय पृष्ठ लेंगे, ठीक ना। और गोलीय पृष्ठ स्रोत के आकार का होना चाहिए। स्रोत के आकार का कैसे हम बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। अगर इस फुटबॉल को थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो और बड़ा फुटबॉल बनेगा, और जूम करके कहां तक लेके आएंगे, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां तक लेकर के आएंगे। यानी कि एक बड़ा सा हम यहां काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ ले लिए। अब सुनिएगा, ये काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हो गया, और इसी पृष्ठ पर पॉइंट है P, इसको लिख लेते हैं। ये काल्पनिक है, ठीक, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं इसको, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं मान के चलता हूं कि ये इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो R डिस्टेंस पर है, तो ये गोलीय कोश की क्या है, बाहर है ना। और इसी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचे। यानी कि ये बड़ा सा फुटबॉल हो गया, उसके अंदर एक छोटा सा फुटबॉल रखा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस गोले पर आवेशों का वितरण, अंदर वाले गोले पर चालक है, तो वितरण कैसा होगा, एक समान होगा। एक समान बोले तो कहीं कम और कहीं अधिक नहीं, हर पॉइंट पर धन आवेश का वितरण एक समान होगा। और आपको पता है धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं दूर निकलती है। जब ये वैद्युत बल रेखाएं दूर निकलेंगी
तो जो काल्पनिक पृष्ठ लिए हैं उस पृष्ठ को पार करके ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, बाहर आएंगी। और जब किसी पृष्ठ से ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकल के आती हैं किसी पृष्ठ को पार करके, तब इसको हम वैद्युत बल रेखा नहीं बोलते हैं, हम इसको वैद्युत फलक, यानी कि जो बाहर वाला पृष्ठ लिया गया है, ध्यान से सुनिए, जो बाहर वाला पृष्ठ लिया गया है, इस पृष्ठ से होकर बहुत सारा वैद्युत फलक गुजरेगा। हमें उस वैद्युत फलक का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिए। आप पहले इस गोले पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे और इस क्षेत्रफल को हम डीए मान के चलते, मतलब आप कल्पना करिएगा, आप हमारी बात सुनिए, यहाँ एक छोटा सा फुटबॉल है, उस फुटबॉल को सेंटर पे रख करके उससे बड़ा एक फुटबॉल बनाया गया है, ठीक। तो फुटबॉल पर बाहरी ऊपरी सतह होगा ना, उसके सतह पर आप एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो लगभग कैसा दिखाई देगा वो, अगर छोटा सा लेंगे तो लगभग वो समतल दिखाई देगा। और समतल का आप क्षेत्रफल सदिश लिखेंगे तो उसकी अभिलंबवत एक रेखा खींचेंगे तो अभिलंबवत रेखा ही उसके क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करेगी। एक बात तो सुनो, इस पृष्ठ से इस बड़े वाले गोले की हर पृष्ठ की दूरी क्या होगी, एक समान होगी। अगर आप यहाँ थोड़ा सा जगह लेते हैं तो इतना ही जगह आप कहीं और लेंगे तो इतने जगह पर हर जगह आवेश क्या होगा, एक समान होगा। और इससे ये दूरी क्या है, ये सभी दूरियां आपस में समान है, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी, कहीं कम और कहीं अधिक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इस गोले के पृष्ठ से ये सभी बिंदु क्या है, समान दूरी पर, और इस पर आवेशों का सतत वितरण है, तो हर जगह आवेश की मात्रा भी समान है, आवेश और डिस्टेंस सबके लिए समान होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर पॉइंट पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आप जानते हैं, उससे दूर होगा, तो ये वेक्टर ई, यानी कि वेक्टर डीए और वेक्टर ई दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बात है। अब लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी डेरिवेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा। बोर्ड पर देखिएगा, हमारी बात सुनिए, बोर्ड पर देखिए, लिखते हैं क्षेत्रफल अवयव, जो छोटा सा लिए हैं क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बात नहीं करेंगे, डी फाई ई बराबर कैसे निकलता है, वेक्टर ई डॉट डीए से, डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे, ई डीए कॉस थीटा की जगह पर डायरेक्ट cos 0 लिखेंगे, cos 0 का मान 1 होगा, तो ये ई इंटू क्या हो जाएगा, डीए, डी फाई ई। अब आइए, पूरे गोलीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब टोटल से ज्यादा हो जाएगा तो फाई ई लिखेंगे। एक बात, ये पृष्ठ कैसा दिख रहा है, गोलाकार बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ के लिए समाकलन करते हैं तो क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे और क्या लिखेंगे, ई इंटू डी। और हम बोले कि हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि इस वाले दूसरे गोले से इसके हर पॉइंट की दूरी समान है, आवेश समान है, तो हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, ई को बाहर निकाल देंगे, बस क्लोज इंटीग्रल डीए, यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, आप कल्पना करिए कि यहाँ एक छोटा सा फुटबॉल है, माने थोड़ा सा बड़ा फुटबॉल है, उस पर छोटा छोटा क्षेत्रफल डीए 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 पूरा कवर करेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल होगा। यानी कि आप यहाँ अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन डीए बराबर क्या लिखें, पूरे गोले का क्षेत्रफल होगा, लिख सकते हैं। और गोले का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे आप, तो बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी, आर थी, तो इसका क्षेत्रफल 4 पाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डीए डीए ऐड करेंगे, छोटा छोटा क्षेत्रफल बनाते चले जाएंगे, तो सभी क्षेत्रफलों का आप समाकलन कर देंगे, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। उस मान को उठा के यहाँ में रख देंगे, तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाए। अभी हम वेक्टर ई डॉट डीए की सहायता से इस पूरे काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं, जिसका मान ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन आपको पता है, आप एक प्रमेय भी लगाते हैं, गॉस का प्रमेय,
और गॉस के प्रमेय से भी हम इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखते हैं गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई चार्ज, ये टोटल कितना था, क्यू था, ये जब किसी बंद पृष्ठ के अंदर है चार्ज क्यू, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस चार्ज में क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो से भाग करेंगे। चार्ज कितना था, क्यू था, एप्सिलॉन जीरो से भाग कर दिया, तो इस वाले पृष्ठ के अंदर टोटल कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसको इक्वेशन 2 बनाए। समीकरण 1 व 2 का उपयोग करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपको पता है, बताए कि ये देखिए वैद्युत फ्लक्स का मान तो सेम होगा, मान तो बराबर होगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। एक बार हम वेक्टर ई डॉट डीए से वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, और एक बार गॉस के प्रमेय से पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। बात समझ रहे हो तुम लोग, निकालने का तरीका सिर्फ अलग अलग है, लेकिन मान एक ही होगा। तब लिखें, उसको लिखते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब देखो अब इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, के ना लिखते हैं ना, देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ये फार्मूला पहले भी बताया गया है कि किसके लिए वैद्युत क्षेत्र। हेडिंग लिखवाए थे, बिंदु आवेश के कारण अगर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे और चार्ज में भाग कर देंगे क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। सिर्फ फार्मूला निकल के आया है। तब कहेंगे, देखिएगा, कहेंगे कि यह जो फार्मूला चालक गोलीय कोश के केंद्र से आर दूरी पर बाहर, गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले हैं, वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर है। अर्थात स्पष्ट होता है कि इस पॉइंट के लिए ये जो गोला है, ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये दोनों फार्मूला सेम है, तो फार्मूला सेम होने से हम कहेंगे कि यहाँ एक तर्क निकलता है कि इस गोले के बाहर जो पॉइंट पी था, इस पॉइंट के लिए ये जो समस्त धन आवेश है, इस गोले के पृष्ठ पर न मान करके हम कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये टोटल समस्त आवेश इस पॉइंट ओ पर केंद्रित है। ओ पर केंद्रित है मतलब कि ये समस्त धन आवेश इस पॉइंट ओ पर केंद्रित है। समस्त आवेश कितना था, प्लस क्यू, और क्यू आवेश से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि चालक गोली कोश के फार्मूले को देखेंगे और बिंदु आवेश के फार्मूले को देखेंगे, तो ये दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आ रही है। मतलब कहेंगे कि जब बाहर गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो ये बाहर वाले बिंदु के लिए ऐसे लगेगा कि समस्त इस गोले का समस्त धन आवेश कहाँ केंद्रित है, उसके केंद्र पर केंद्रित है और एक पॉइंट के रूप में है, तो इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही आएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, समस्त धन आवेश तो उसके बाहरी पृष्ठ पर केंद्रित है, लेकिन हम थोड़े समय के लिए फार्मूले को देख करके मान सकते हैं कि उसके केंद्र पर केंद्रित है। तो देखिएगा, अब बोले कि चालक गोलीय कोश के हम बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसके सतह पर निकालेंगे और अंदर निकालेंगे। अभी कहाँ निकाले हैं, अभी बाहर निकाले। तो पहला नंबर अगर हम लिखेंगे बाहर, तो सुनिएगा, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन किससे होगा, कैपिटल आर से। कैपिटल आर छोटा है और स्मॉल आर क्या है, बड़ा है, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इस गोले के बाहर चला जाएगा। और दूसरा नंबर, अगर हम गोले के सतह पर, यानी कि इस पॉइंट को धीरे धीरे खींच करके गोले की सतह पर लेके आएंगे, तो स्मॉल आर का मान घटेगा और घट के किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। यानी कि स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर होगा, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, गोले के सतह पर पहुंच जाएंगे। तो सब कुछ ये रहेगा, बस फार्मूला में है, ये स्मॉल आर की जगह यहाँ क्या रख देंगे, दूसरा पॉइंट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखने पर तो कहाँ पहुंच जाएंगे,
सतह पर पहुंच जाएंगे तो लिखेंगे ई सतह इक्वल टू 1/4πε0। अभी भी चार्ज कितना था, क्यू ही था, चार्ज अभी भी क्यू था, और डिस्टेंस स्मॉल आर की जगह पर क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। तो कहां पहुंच गए, सतह पर पहुंच गए। आई बात समझ में। तो बाहर निकाले, सतह पर निकाले, अभी तीसरा पॉइंट अंदर निकालना है। तो सुनिएगा, अभी तत्काल उसको भी समझ लेते हैं, कहां समझेंगे, यह समझ लेते हैं, फाइनल हो जाएगा। देखिए टोटल गोली कोष था, इस पर समस्त धन आवेश। अच्छा एक मिनट, इसी पे एडजस्ट करते हैं। सुनिए, मान लीजिए यहाँ अंदर कोई पॉइंट है पी, अंदर है, और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग आपस में ना बतियाइए, बाद में बतिया लीजिएगा। इस पॉइंट से मैं मान लेता हूं कि ये अभी भी डिस्टेंस आर है, लेकिन फर्क क्या है कि ये वाला आर ग्रेटर देन था और ये वाला आर तीसरे पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर से। यानी कि कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा और स्मॉल आर छोटा हो जाएगा। दिख रहा है छोटा है बड़ा है, तो पॉइंट कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और इस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचे है उसी पॉइंट से होकर के, वैसे यहाँ भी इसी पॉइंट से होकर के हम यहाँ भी एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। खींचते हैं, देखिए एक छोटा सा और गोला बनाते हैं। ठीक, अब ध्यान से बात समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है। जो बड़ा वाला पहले गोला बनाए थे, तो बड़े वाले गोले के अंदर तो धन आवेश था, और उस धन आवेश से जब वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी तो इस पृष्ठ को भेद करके बाहर निकल रही थी, तो इससे तो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा था। लेकिन जो अंदर वाला गोला है, अंदर वाला धन आवेश से तो वैद्युत बल रेखाएं दूर हो जाएंगी। क्या कोई वैद्युत बल रेखा इससे बाहर निकलेगी, अंदर वाले गोले से कोई वैद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी भैया, ये तो ऊपरे ऊपरे निकल जाएगा, अंदर थोड़ी ना आएगा, ठीक ना। तो ये अंदर कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी कि देखा जाए तो अंदर वाले गोले में कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज तो बाहरी वाले गोले के बाहरी सतह पर था, अंदर वाले गोले के पास कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो कोनो वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तब फाई ई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और जब वैद्युत फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो हो जाएगी। आप कहेंगे क्यों, अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे कि समस्त धन आवेश इस बाहरी गोले के पृष्ठ पर वितरित था, अंदर कोई आवेश नहीं था। अगर अंदर जो हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं तो इस पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं है, वैद्युत फ्लक्स ही जीरो है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिएगा, इसका एक लॉजिक है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, इसका एक मतलब निकलता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए खूब बड़ा सा फुटबॉल ले ले लोहे का, ठीक, और उसके अंदर आप लोगों को बैठा दे, 2-4-5 लोग को मान लीजिए उसके अंदर आप बैठे हैं, लेकिन वो एकदम बंद पृष्ठ है। तो बाहर से उस पर अगर हम करंट भी जोड़ दें, बाहर से करंट का पूरा ट्रांसफार्मर भी जोड़ देंगे, तब वो अंदर जो उस फुटबॉल के अंदर जो बैठा है व्यक्ति, उसको कोई झटका नहीं लगेगा, उसको कोई करंट नहीं लगेगा। लॉजिक क्या है कि वो तो अंदर बैठा था, और जब बाहर से उसे हम करंट से जोड़े हैं तो समस्त धन आवेश या ऋण आवेश कहा जाएगा, उसके बाहरी सतह पर वितरित होगा, बाहरी सतह पर ही वितरित होगा, अंदर वितरित नहीं होगा, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी देखिएगा, ये 4 व्हीलर वाहन वाले जब अपना वाहन लेकर के मान लीजिए चलते हैं रोड पे, तो बाई चांस कभी अगर मौसम खराब होता है तो आंधी बिजली, ठीक है, काटती है, तो बिजली के गिरने की संभावना रहती है। तो वो अपने सेफ्टी के लिए क्या करता है, अपने 4 व्हीलर वाहन के कांच के शीशों को पैक कर देता है। पैक करेगा तो पैक करने से उसके अंदर जो उसका पूरा सिस्टम एक बंद पृष्ठ बन जाता है। बात समझ रहा है, वो क्या हो जाएगा, तुरंत बंद पृष्ठ हो जाएगा। जैसे ही कांच ओपन क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, तो पूरा 4 व्हीलर वाहन एक बंद पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। और बंद पृष्ठ पर अगर बाई चांस बिजली गिरती भी है तो उसके बाहरी सतह पर ही वितरित रह जाएगी, अंदर कोई आवेश जाएगा नहीं, तो उसके अंदर बैठे यात्री को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो यही लॉजिक है कि अगर वो कांच के अपने खिड़की के शीशों को चढ़ाता है, तो लॉजिक क्या है, वो चढ़ा करके उस पृष्ठ को, यानी कि अपने वाहन को क्या करता है, एक बंद पृष्ठ बना देता है। और बाकी उसका जो ऊपरी पार्ट होता है वो कैसा होता है, चालक होता है। और बंद पृष्ठ है और चालक है, तो चालक को दिया गया समस्त आवेश कहाँ इकट्ठा होता है, उसके बाहरी सतह पर वितरित होता है। अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं है तो उसको कोनो तकलीफ नहीं होगा। यानी कि अंदर
तो सुनिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर आएंगे तो उसका मान निकाले 1/4πε0 Q/r²। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्मॉल r है ये चालक गोलीय कोष के केंद्र से पॉइंट की दूरी है, सही है ना। कभी कभी न्यूमेरिकल देता है, तो सुनिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल देता है तो कहता है कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक चालक गोलीय कोष है, इसके सतह से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप किसी बिंदु पर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। कहां से पूछा है? सतह से। हमारे फार्मूले में यार क्या था? दूरी। कहां से? केंद्र से दूरी था। तो सुनो, बहुत दास लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो फार्मूला तुरंत यार की जगह यहाँ क्या रख देते हैं? 5 सेंटीमीटर रख देंगे, तो 5 सेंटीमीटर रखे तो कभी सोल्यूशन आएगा नहीं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे कहां से डिस्टेंस दिया? सतह से दिया है, तो रेडियस उसके साथ 10 सेंटीमीटर था और 5 इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर रखेंगे तो सोल्यूशन निकल के आएगा। आगे बात समझ में। और कभी कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कहता है कि केंद्र से अगर कहे कि एक चालक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसको 15 माइक्रोकुलाम का आवेश दे रखे हैं और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तो क्वेश्चन में क्या बोला है? केंद्र से 20 सेंटीमीटर, यानी कि डायरेक्ट अब आप स्मॉल r का मान यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये न दे करके कहता है, ठीक ना। अच्छा, अभी तो मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुकों से, तो उसमें आगे आंसर दिया है, नहीं मैच करता है तो थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं ऑटोमेटिक आ जाए और आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो डायरेक्ट, अच्छा हुआ भी है ऐसा, वो पूछा था कि दिया था सतह से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूले का यूज कर दिया लड़के ने, और उसको पता ही नहीं था कि यार सतह से नहीं, हमको कहां से लिखना है? केंद्र से लिखना है, ठीक ना। तो हम अभी न्यूमेरिकल के लिए भी लॉजिक बता दिए। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे हैं, इसमें जो डिस्टेंस है वो केंद्र से, ये r केंद्र से दूरी है, ठीक। और जब उसके सतह पर आएंगे तो स्मॉल r की जगह पर गोले का त्रिज्या कैपिटल R रख देंगे, और जब अंदर आएंगे इन यानी कि गोले के अंदर, तो गोले के अंदर भैया कोई चार्ज नहीं था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वैद्युत फ्लक्स ही नहीं है, चार्ज नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब चालक गोलीय कोष के कारण 3 पॉइंट पर निकाले, r ग्रेटर देन r, r इक्वल टू r और r लेस देन r, बाहर सतह पर और अंदर।